एक ऐसी सभ्यता जिसकी सड़कें सीधी थी, जिसकी नालियां ढकी हुई थीं, जिसकी मोहरें दूर देशों तक पहुंचती थी। और जिसकी भाषा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन इतिहास कभी रुकता नहीं। एक सभ्यता खत्म होती है तो दूसरी जन्म लेती है। तो सवाल ये है, हड़प्पा के बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ खत्म हो गया था या फिर भारत की कहानी किसी नए रूप में आगे बढ़ी? और यहीं से शुरू होता है वैदिक काल। अब सबसे पहले, और ये बहुत जरूरी है, हमें ये समझना होगा कि हड़प्पा से वैदिक पीरियड तक जो बदलाव आया वो अचानक नहीं आया। देखो, अक्सर हम हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं जैसे चैप्टर्स अलग अलग हैं। चैप्टर 1 खत्म, चैप्टर 2 शुरू। लेकिन असलियत में हिस्ट्री ऐसा काम नहीं करती। हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, वैदिक पीरियड लगभग 1500 ईसा पूर्व से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? इनके बीच लगभग 300-400 साल का गैप है। मतलब इन 300-400 सालों में क्या हुआ? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग पार्ट है। हमारे पास इस पीरियड के डायरेक्ट रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं। हमें मोस्टली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर डिपेंड करना पड़ता है। अब एविडेंस क्या बताता है? हड़प्पन सिटीज धीरे धीरे डिक्लाइन हुए, अचानक डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। कई जगहों पर ग्रेजुअल अबैंडनमेंट दिखता है। मतलब ऐसा नहीं कि अर्थक्वेक आया और सब खत्म, और अगले दिन न्यूज आई, ब्रेकिंग न्यूज, हड़प्पा खत्म। कुछ जगह फ्लड के साइंस मिले, कुछ जगह ड्राउट के संकेत, कुछ स्कॉलर्स क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरस्वती जैसी नदियों का सूखना या रूट चेंज होना। मतलब एनवायरनमेंट का भी रोल हो सकता है। बिल्कुल, और आज के टाइम में भी हम यही देख रहे हैं। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो सिविलाइजेशन भी अडैप्ट करती है या खत्म हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हड़प्पा के लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए। उन्होंने जगह बदली, छोटे सेटलमेंट्स में शिफ्ट हुए। मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग एक दिन बोले चलो भाई अब हम वैनिश हो जाते हैं। यही लोग बाद में इंडियन पॉपुलेशन का हिस्सा बने। अब इसी ट्रांजिशन के दौरान नए कल्चरल पैटर्न्स दिखते हैं, नई लैंग्वेज पैटर्न्स, नई लाइफस्टाइल, और यहीं से धीरे धीरे वैदिक संस्कृति उभरती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है, हड़प्पा सडनली एंड नो, वैदिक सडनली स्टार्ट नो, रियल ट्रूथ ग्रेजुअल ट्रांजिशन यस। इतिहास में कंटिन्यूटी होती है, ब्रेक नहीं होता। तो अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, आर्य थे कौन? और ये वो सवाल है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले एक चीज साफ कर लो, आर्य कोई रेस नहीं है, आर्य कोई बायोलॉजिकल कैटेगरी नहीं है। आर्य एक कल्चरल और लिंग्विस्टिक टर्म है। संस्कृत में आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सभ्य, सम्माननीय व्यक्ति। मतलब ये कोई जाति या नस्ल नहीं थी? बिल्कुल नहीं। बाद में यूरोपियन स्कॉलर्स ने इसे रेस बना दिया और वहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ। मतलब असली कंसेप्ट सिंपल था, लेकिन लोगों ने उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आज तक डिबेट चल रही है। अब आते हैं थ्योरीज पर। थ्योरी 1, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। इसके अनुसार कुछ ग्रुप सेंट्रल एशिया से भारत में आए लगभग 1500 BCE के आसपास। एविडेंस क्या है? लैंग्वेज सिमिलैरिटी। संस्कृत सिमिलर टू ग्रीक, सिमिलर टू लैटिन। एग्जाम्पल, मातृ सिमिलर टू मदर, पितृ सिमिलर टू फादर। हॉर्स रिमेन्स, घोड़े का महत्व। चैरियट रेफरेंसेस। थ्योरी 2, इंडिजिनस थ्योरी। इसके अनुसार आर्य यहीं के थे, बाहर से नहीं आए। ये थ्योरी कंटिन्यूटी पर जोर देती है। ऑनेस्ट कंक्लूजन, मेजॉरिटी हिस्टोरियंस माइग्रेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन्वेजन थ्योरी रिजेक्ट हो चुकी है। यानी आर्य आए, पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने अटैक करके सब खत्म किया? नो। मतलब बॉलीवुड वाला सीन, घोड़े पे आए, तलवार निकाली और सब गिरा दिया, ये हिस्ट्री नहीं, स्क्रिप्ट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, आर्य शब्द खुद ऋग्वेद में आता है, लेकिन यहां इसका यूज कल्चरल सेंस में है। इसका मतलब जो सिविलाइज्ड है, जो रिचुअल्स फॉलो करता है, जो समाज में व्यवस्थित है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, आर्य इज इक्वल टू कल्चर, आर्य इज नॉट इक्वल टू रेस। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका आधा कंफ्यूजन यहीं खत्म हो जाएगा। अभी तक हमने आर्यों की बात की, लेकिन हमें उनके बारे में असली जानकारी मिलती कहां से है? बहुत अच्छा सवाल, और इसका जवाब है वेद। सबसे पहले बेसिक समझ लो। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से आया है, जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान। यानी वेद इक्वल्स टू ज्ञान का संग्रह। अब ध्यान देने वाली बात, वेद
किताब की तरह एक दिन में नहीं लिखे गए। ये हजारों सालों तक ओरल ट्रेडिशन में रहे। मतलब उस समय लोग पीडीएफ में ही भेजते थे, सब कुछ मेमोरी से चलता था। गुरु अपने शिष्यों को सुनाते थे, शिष्य उसे याद करते थे। इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता गया। अब वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्टार ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 1028 सूक्त यानी हिम्स है। इसमें क्या लिखा है? देखो, ये हिस्ट्री बुक नहीं है, लेकिन ये उस समय के जीवन का मिरर है। इसमें हमें पता चलता है लोग किसे पूजते थे, उनकी सोच क्या थी, समाज कैसा था, संघर्ष कैसे होते थे। सबसे ज्यादा मेंशन किसका है? इंद्र। इंद्र इक्वल्स टू युद्ध प्लस वर्षा। मतलब उस समय पानी भी वही देगा और दुश्मन को हराएगा भी वही, फुल कॉम्बो पैक। अग्नि इक्वल्स टू हर यज्ञ का केंद्र। वरुण इक्वल्स टू नियम और व्यवस्था। एक और इंटरेस्टिंग चीज, सोम एक पेय पदार्थ। मतलब उस समय भी लोग स्पेशल ड्रिंक लेते थे? हाँ, लेकिन वो आज वाली एनर्जी ड्रिंक नहीं थी, उसका धार्मिक महत्व था। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेद हमें एग्जैक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं बताते, लेकिन हमें सोसाइटी का डिटेल्ड पिक्चर देते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं? वेद प्लस आर्कियोलॉजी इक्वल्स टू हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर वेद नहीं होते तो हम वैदिक काल को समझ ही नहीं पाते। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उस समय के लोग कैसे रहते थे? चलो इमेजिन करते हैं। कोई बड़े शहर नहीं, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं, पूरा जीवन गांव में। हाउसेस सिंपल थे, लकड़ी, घास, मिट्टी से बने। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल्थ क्या था? सोना नहीं, जमीन थोड़ा बहुत। असली वेल्थ था गाय। मतलब उस समय अगर कोई पूछे तुम्हारा बैलेंस कितना है, तो वो बोलेगा मेरे पास 50 गाय हैं। गाय का उपयोग दूध, घी, यज्ञ, ट्रेड। और अगर गाय चोरी हो जाए तो युद्ध तक हो जाता है। इसलिए उस समय के कई युद्ध गौ युद्ध थे। अब ऑक्यूपेशन क्या थे? पशुपालन, खेती, युद्ध। क्रॉप्स, गेहूं, जौ। टूल्स, तांबा, कांसा। अभी आयरन नहीं था, अर्ली वैदिक। ट्रांसपोर्ट, घोड़े, रथ। मतलब उस समय की फरारी इक्वल्स टू घोड़ा था। फैमिली सिस्टम पितृसत्तात्मक यानी फादर डोमिनेंट, लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी स्ट्रांग थी, ये आगे आएगा। फूड हैबिट्स, दूध, दही, घी, अनाज। नॉनवेज भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में था, ये स्कॉलर्स डिबेट करते हैं, इसलिए एब्सोल्यूट क्लेम नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, लाइफ सिंपल थी लेकिन ऑर्गेनाइज थी। सिंपल सोसाइटी का मतलब बैकवर्ड सोसाइटी नहीं होता। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। हाँ, और ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। उस समय राजा होता था, उसे राजन कहा जाता था। लेकिन ध्यान दो, राजा एब्सोल्यूट पावर वाला नहीं था, उसके ऊपर कंट्रोल था। कैसे? 2 इंस्टीट्यूशंस, सभा, समिति। सभा इक्वल्स टू एल्डर्स यानी बुजुर्ग, एक्सपीरियंस्ड लोग। समिति इक्वल्स टू सामान्य जनता का ग्रुप। मतलब जनता की भी आवाज थी? हाँ, और काफी हद तक स्ट्रांग थी। राजा को डिसीजंस में कंसल्ट करना पड़ता था। वॉर डिसीजंस, पॉलिसीज, ये सब अकेले डिसाइड नहीं कर सकता था। आज के कुछ लीडर्स अगर ये सिस्टम दे दो तो वो बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है भाई। अब राजा का काम क्या था? रक्षा करना, न्याय देना, व्यवस्था बनाए रखना। टैक्स सिस्टम भी था, लेकिन बहुत हैवी नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ये डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन कंसल्टेटिव सिस्टम जरूर था। इसलिए हिस्टोरियंस इसे अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मानते हैं। लेटर वैदिक में राजा की पावर बढ़ती है, किंगडम्स बड़े होते हैं, और यही आगे चलकर महाजनपद बनते हैं। मतलब यही वो स्टेज है जहां से इंडियन पॉलिटिक्स की फाउंडेशन रखी गई। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो आज भी सबसे ज्यादा डिबेट में रहता है, वर्ण व्यवस्था। और यहां सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है, इसलिए ध्यान से समझना। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया: ब्राह्मण, ज्ञान और यज्ञ; क्षत्रिय, युद्ध और रक्षा; वैश्य, व्यापार और कृषि; शूद्र, सेवा कार्य। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या यह सिस्टम जन्म यानी बर्थ पर आधारित था,
जवाब है शुरुआती वैदिक काल में नहीं। ये बेस्ड था कर्म पर, यानी जो काम कर रहा है वही उसका वर्ण। मतलब अगर कोई अपना काम बदल दे तो उसका वर्ण भी बदल सकता था। हाँ, शुरुआती समय में फ्लेक्सिबिलिटी थी। मतलब अगर तुमने कोडिंग सीख ली तो तुम कोडर हो जाओगे, ये नहीं कि तुम्हारे पापा क्या करते थे वही करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो, ये सिस्टम धीरे धीरे रिजिड होता गया, खासकर उत्तर वैदिक काल में, और बाद में यही कास्ट सिस्टम में बदल गया। इसलिए वैदिक वर्ण सिस्टम नॉट इक्वल टू मॉडर्न कास्ट सिस्टम। अगर ये एक लाइन समझ ली तो हिस्ट्री का आधा कंफ्यूजन खत्म। और महिलाओं की स्थिति कैसी थी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और सरप्राइजिंग भी। शुरुआती वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा मिलती थी, वे यज्ञ में भाग लेती थीं, वे डिबेट्स में हिस्सा लेती थीं। कुछ प्रसिद्ध महिलाएं, गार्गी, मैत्री, ये केवल नाम नहीं है, ये उस समय की इंटेलेक्चुअल महिलाएं थीं। मतलब उस समय वुमेन एम्पावर्ड थी? हाँ, काफी हद तक। विवाह में भी स्वयंवर जैसी व्यवस्था थी, यानी महिला को पार्टनर चुनने का अधिकार था। अब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्थिति हमेशा नहीं रही। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरने लगती है, उनकी फ्रीडम कम होती है। मतलब जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ते गए। इसलिए हमें ये समझना चाहिए, अर्ली वैदिक मीन्स कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन, लेटर वैदिक मीन्स डिक्लाइन शुरू। अब बात करते हैं उस फेज की जहां असली बदलाव शुरू होता है। हाँ, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में सोसाइटी ग्रेजुअली बदलती है। मेजर चेंजेस। 1. सेटलमेंट, लोग स्थायी हो जाते हैं, गांव से बड़े सेटलमेंट्स होते हैं। 2. एग्रीकल्चर ग्रोथ, खेती बढ़ती है, लैंड ओनरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3. आयरन यूज, अब लोहा यूज होने लगता है। इससे क्या होता है? टूल्स स्ट्रांग हो जाते हैं, खेती आसान होती है। मतलब अब लकड़ी से खेत नहीं जोत रहे, प्रॉपर टूल्स आ गए। 4. पॉलिटिकल चेंज, छोटे जन बड़े जनपद, अब किंगडम्स बनने लगते हैं, राजा की पावर बढ़ती है। 5. वर्ण सिस्टम चेंज, अब ये रिजिड होने लगता है, बर्थ बेस्ड होने लगता है। 6. विमेन स्टेटस डिक्लाइन, एजुकेशन कम, फ्रीडम कम। मतलब पहले सिंपल पूजा थी, अब पूरा पैकेज बन गया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, पावर स्ट्रगल बढ़ रहा था, और जब ये तीन चीजें बढ़ती हैं, रूल्स भी सख्त हो जाते हैं। यही वो फेज है जहां से इंडियन सोसाइटी का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये वैदिक काल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही फाउंडेशन है। इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, सबकी शुरुआत यहीं से होती है। लैंग्वेज, संस्कृत की जड़ें यहीं। रिलीजन, यज्ञ, मंत्र, देवता। सोसाइटी, परिवार व्यवस्था, सामाजिक स्ट्रक्चर। पॉलिटिक्स, राजा, सभा, समिति। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर और पशुपालन। और सबसे इंपॉर्टेंट, आगे जो कुछ भी होता है वो इसी बेस पर खड़ा है, जैसे महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये सब रिएक्शन है इस पीरियड के बाद। मतलब अगर ये चैप्टर स्किप कर दिया तो आगे का पूरा सिलेबस समझ में नहीं आएगा। एक ऐसा समय जहाँ शहर नहीं थे, लेकिन विचार थे, जहाँ धन सोना नहीं, बल्कि गायें थी, जहाँ समाज बन रहा था, धीरे धीरे नियमों के साथ। जहाँ से शुरू हुई भारत की असली पहचान। वैदिक काल। अगले एपिसोड में जन बनेंगे जनपद, और जनपद बनेंगे महाजनपद, जहाँ से शुरू होगी राज्य, राजनीति और संघर्ष की असली कहानी। तब तक के लिए भारत की कहानी के साथ बने रहिए।